दोस्तों, आप जब भी इंडियन रेलवेज की टिकट बुक करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपके पैसे से ट्रेन को चलाने का खर्चा आएगा, ट्रैक की मेंटेनेंस का खर्चा निकलेगा और टिकट कलेक्टर की सैलरी भी जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल की बैलेंस शीट के अंदर अगर आप ऑटोप्सी करोगे तो आपको एक ऐसा छुपा हुआ इनविजिबल इनवॉइस दिखेगा जिसके डायरेक्ट कनेक्शन आपके घर के बिजली के बिल से है। सच्चाई है कि सालों तक आप एक्चुअली अपने ट्रेन की टिकट के पैसे से किसी और के घर की या किसी और स्टेट के किसी किसान की खेत की बिजली का बिल भरते आ रहे हैं। आज हम उस हार्डकोर फाइनेंशियल और रेगुलेटरी वॉर को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा बात नहीं करती है और उन्हें इस बात की शायद भनक भी नहीं है कि पर्दे के पीछे आखिर कितना बड़ा खेल चल रहा है। मेरा नाम है जयंत मुंद्रा और आज हम ग्रो एज पर डीप डाइव करेंगे REMCL के उस मास्टर स्ट्रोक और इंडियन रेलवेज के उस 30 गीगावाट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर जिसका ब्लूप्रिंट दुनिया भर की सरकारें आज कॉपी करना चाह रही हैं। और ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, न्यूज़ आपको सिर्फ ये बताती है कि आज कितनी ट्रेन लेट हुई या फिर कहाँ नया स्टेशन बना, स्टेशन के कहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि ट्रेन को चलाने वाली पावर सप्लाई के पीछे कौन सी मोनोपोली चल रही थी और आगे इस पूरे $1 ट्रिलियन पावर गेम में आखिर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम के फर्स्ट प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन को समझते हैं आज। देखो, इंडियन रेलवेज कोई छोटा मोटा कंज्यूमर नहीं है, ये दुनिया का 4th सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इस देश का सिंगल सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी है। हमारी भारतीय रेल हर साल लगभग 18 to 20 टेरावाट आवर बिजली पी जाती है। इसका मतलब है कि पूरे इंडिया की लगभग 2% पावर जनरेशन अकेले इसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है। अब अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस लॉजिक लगाएं तो जो कस्टमर दुकान का सबसे ज्यादा माल खरीदता है उसको आइडियली तो भारी होलसेल डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में ये रूल टोटली उल्टा काम करता है और इसका कोर रीजन है स्टेट गवर्नमेंट्स की बिजली कंपनियां जिसको हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं। इसको जरा ऐसे समझो कि डिस्कॉम्स का जो बिजनेस मॉडल होता है वो कभी भी प्योर इकोनॉमिक्स या प्रॉफिट पर नहीं चलता है, वो काफी निर्भर होता है ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स के ऊपर। हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने इलेक्शन जीतने के लिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को और किसानों को कई बार सस्ती तो कई बार फ्री की बिजली देनी पड़ती है, लेकिन पावर प्लांट्स में कोयला जलाने का खर्चा और ट्रांसमिशन लाइंस का कॉस्ट ये फ्री में तो नहीं होता ना। तो डिस्कॉम्स को ये हजारों करोड़ों का जो घाटा लगता है वो फिर भरता कौन है? इस सिस्टम को कवर अप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक टेक्निकल हथियार यूज करती है जिसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। इसको एक सिंपल रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में गए और वहां कॉर्नर टेबल पर बैठा एक आदमी सिर्फ 50 रुपए देकर के भर पेट बिरयानी खा रहा है क्योंकि मालिक उस पर मेहरबान है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर को अपना मार्जिन थोड़ी खराब करना है, तो वो आपके लिए जो रेट रखेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर रखेगा। शायद 250 रुपए की बिरयानी आपको पड़ेगी, यानी वो जो कस्टमर के कारण लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं आपसे भरपाई हो गई। सालों तक इंडियन रेलवेज उन रीजनल डिस्कॉम्स के लिए वही अमीर, मजबूर और कैप्टिव कस्टमर था जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चाहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब कोई भी स्टेट क्यों ना हो, ये अपनी फ्री की बिजली का सारा बोझ रेलवेज के कंधों पर डाल देते थे। उनसे 6 से लेकर के 13 रुपए पर यूनिट तक एग्जॉर्बिटेंट टैरिफ्स को वसूलते थे। इस क्रॉस सब्सिडी के चक्कर में 2014 to 15 के फाइनेंशियल ईयर आते आते रेलवेज का टोटल ट्रैक्शन फ्यूल और एनर्जी बिल लगभग 30,000 करोड़ को क्रॉस कर गया था। रेलवेज के टोटल वर्किंग एक्सपेंस में से 14 to 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओवर प्राइस बिजली का बिल भरने में जाता था। जब आपके रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल भरने में जाए तो ऑफकोर्स आपका ऑपरेटिंग रेशियो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसका मतलब है कि नई ट्रेन या सेफ्टी अपग्रेड्स के लिए पैसा ही नहीं बचता है। पॉलिसी मेकर्स को मैथमेटिकली समझ आ गया था कि अगर ये लूट ऐसे ही चलती रही तो रेलवेज फाइनेंशियली कोलैप्स ही करते रहेगी, कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उन्हें स्टेट डिस्कॉम वाले माफिया नेटवर्क को कंप्लीटली बाईपास करके डायरेक्ट होलसेल पावर मार्केट में एंट्री लेनी थी, लेकिन एक सरकारी डिपार्टमेंट डायरेक्ट पावर ट्रेडिंग आखिर कैसे कर सकता है? इसीलिए हम चलते हैं 2013 में। 16 अगस्त 2013 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक ब्रिलियंट कॉर्पोरेट काउंटर मूव खेला और एक हाईली स्पेशलाइज्ड जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया। इस कंपनी का नाम था रेमसेल, यानी कि रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कोई ऑर्डिनरी स्लो मूविंग सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था। इसमें 49% इक्विटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपने पास रखा और बाकी का 51% दिया राइट्स को, जो उन्हीं का एक PSU था। राइट्स एक मिनी रत्न कंसल्टिंग फर्म है जिसके पास हार्डकोर टेक्निकल और फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपर्टीज है। इस जॉइंट वेंचर का ऑथराइज शेयर कैपिटल 1000 करोड़ रखा गया और इसको स्पेसिफिकली 105 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल दिया गया और बोला बेटा शुरू हो जाओ। रेमसेल का मेन काम था इंडियन रेलवेज को एज ए रिटेल कंज्यूमर कंप्लीटली खत्म कर देना और उन्हें एक इंस्टीट्यूशनल होलसेल पावर ट्रेडर बना देना। उन्हें डायरेक्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPPs, सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशंस और पावर एक्सचेंजेस से मार्केट रेट पर बिजली खरीदने का सुप्रीम टास्क दिया गया था। लेकिन यहीं पर स्टेट डिस्कॉम्स एक बहुत बड़ा लीगल ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से अगर कोई भी हैवी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर डायरेक्टली पावर प्लांट से बिजली को खरीद भी ले सस्ता, उनको स्टेट के वायर जब यूज करने पड़ेंगे
तो उनको बहुत बड़ा वाला क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज देना पड़ेगा और एक एडिशनल सरचार्ज भी देना पड़ेगा। यानी अब बिजली कहीं से सस्ती ले भी लो तो भी ट्रांसमिशन लाइन यूज करते ही आपका बिल बहुत बड़ा बन जाता है एंड पुराना वाला लॉस जो आपको कम करना था वो कम हो नहीं पाता है। ये पूरा आइडिया फाइनेंशियली डेड ऑन अराइवल लग रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए रेमसेल ने लॉ बुक्स को खोल दिया और सेक्शन 14 का थर्ड प्रोविजन निकाला और एक ऐसी रेगुलेटरी वॉर को जन्म दिया जो कि भाई साहब कमाल ही हो गया। उन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC के सामने क्लेम किया कि इंडियन रेलवेज कोई नॉर्मल कंज्यूमर है ही नहीं। उन्होंने अग्रेसिवली आर्ग्यू किया कि रेलवेज का अपना खुद का 25 किलोवोल्ट का ट्रैक्शन ओवरहेड इक्विपमेंट है और देश भर में हजारों सबस्टेशंस हैं, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसलिए रेलवेज तो टेक्निकली खुद एक डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का होल्डर होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आप डिस्कॉम के कस्टमर नहीं हो, आप उनके बराबर की एक पीयर डिस्कॉम हो खुद से और इंडिपेंडेंट अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चलाते हो। और सबसे बड़ा लीगल कैच तो ये है कि एक लाइसेंसी दूसरे लाइसेंसी के ऊपर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज या एडिशनल सरचार्ज लगा ही नहीं सकता। 5 नवंबर 2015 को ये पिटीशन स्वीकार कर ली गई। CERC ने रेलवेज की इस डिमांड को लीगल वैलिडेशन दे दी और जैसे ही CERC ने गॉड मोड को अनलॉक किया, REMCL यानी कि रेमसेल ने तुरंत ही बल्क पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए। उन्होंने RGPPL से 500 मेगावाट और बिहार के नवीनगर में BRBCL के प्लांट से मैसिव स्केल पर डायरेक्टली होलसेल बिजली उठानी शुरू कर दी। और इस स्ट्रैटेजी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने इंसेन थे कि रेलवेज ने इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया, मिशन 41K। इस मिशन का इकलौता टारगेट था कि 2015 से लेकर के 2025 तक 10 सालों के अंदर हमें ओपन एक्सेस होलसेल बाइंग के थ्रू 41,000 करोड़ की क्यूमुलेटिव सेविंग्स करनी है रेलवेज के लिए। थोड़ी नैपकिन मैथ कर लेते हैं, आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। अकेले सेंट्रल रेलवे जोन जिसने सबसे पहले 2015 में इस सिस्टम को अपनाया, वहां पहले डिस्कॉम्स के थ्रू जो पावर खरीदी जाती थी उसका रेट होता था 8.69 रुपीज पर यूनिट और वो इतना ज्यादा गिरा कि आने वाले 10 सालों के अंदर सेंट्रल रेलवेज के ऑडिटेड सेविंग्स डेटा के हिसाब से लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की सेविंग्स हुई। और ये तो सिर्फ एक जोन की कहानी है, वेस्टर्न और नॉर्दर्न जोन्स में भी यही फाइनेंशियल मिरेकल रिपीट हुआ। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 का डेटा देखें, रेमसेल रिकॉर्ड 18.63 बिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी फिजिकली मैनेज कर रहा है। इसका क्लियर मतलब ये होता है कि इंडियन रेलवेज के टोटल ट्रैक्शन लोड का 75 to 85% अब सीधा होलसेल मार्केट से रेमसेल के थ्रू आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं खरीदना पड़ रहा है। यानी काफी सारा पैसा बच रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये बिजली सिर्फ पेपर पर ट्रेड होती है, इसका एक बहुत बड़ा हार्डकोर फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल बैकएंड है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। न्यू दिल्ली में रेमसेल का अपना खुद का स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर यानी कि NEMC ऑपरेट करता है। ये NEMC इंडिया के अलग अलग जोन्स में बैठे 17 स्टेट एनर्जी सेंटर्स यानी कि SEMC से इलेक्ट्रॉनिकली और रियल टाइम में कनेक्टेड होता है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक एल्गोरिथम्स लोड को फोरकास्ट करते हैं और अगर इनके पास 15 मिनट के लिए भी एक्स्ट्रा बिजली बचती है तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर जाकर के डे एड मार्केट या फिर रियल टाइम मार्केट और ग्रीन डे एड मार्केट में जाके उस पावर को वापस भेज देते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। और अगर पावर कम पड़ जाए तो रियल टाइम में खरीद भी लेते हैं। और इसी नए मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर ही CERC ने हाल ही में जनरल नेटवर्क एक्सेस यानी कि GNA रेजिम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले के सिस्टम में बिजली कहाँ प्रोड्यूस होगी और कहाँ कंज्यूम होगी स्पेसिफिकली बताना पड़ता था, लेकिन एक चलती हुई ट्रेन को अगर पावर चाहिए वो कहाँ पे उसे चाहिए ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कहीं ना कहीं नामुमकिन भी हो जाता है। मान लीजिए एक राजधानी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है। वो एक स्टेट के अंदर ही मल्टीपल सबस्टेशंस पर अपना हैवी लोड को कंटिन्यूअसली शिफ्ट करते जाती है। अगर एक सबस्टेशन पर अचानक से पावर ड्रॉप हो जाए क्योंकि ट्रेन आगे निकल गई है तो पुराने रूल्स के हिसाब से ये हेवी डेविएशन पेनल्टीज लग जाती है रेलवेज के ऊपर। रेमसेल ने GNA सिस्टम के आने के बाद CERC से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करवा दिया और कहा कि बॉस पूरे स्टेट के सबस्टेशंस को एक सिंगल फ्रैगमेंटेड कंट्रोल में एग्रीगेट कर दिया जाए। रिजल्ट ये है कि अब ट्रेन को स्टेट में कहीं पे भी मूव करने के लिए लोड बदलने पर ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ता। इस एक टेक्निकल चेंज के कारण उनकी सारी पेनल्टीज 0 हो गई हैं और एफिशिएंसीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे ही रेलवेज की हजारों करोड़ की सेविंग्स बढ़नी शुरू हुई है वैसे स्टेट के डिस्कॉम्स की हालत खराब होनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि उनका तो गोल्डन गूस रेलवेज ही था ना, और वहां से वो पैसा आना बंद हो रहा है। उनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम कोलैप्स होने लग गया है। तो स्टेट्स ने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पुशबैक देना शुरू कर दिया है इसी वजह से। और उनका सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक हथियार था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC। होलसेल बिजली को स्टेट के वायर से निकाल करके रेलवे सबस्टेशन तक फिजिकली लाने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की कई बॉडीज का NOC लेना पड़ता है। अब एग्जाम्पल आप ले लो वेस्ट बंगाल का, वहाँ की यूटिलिटी का नाम है WBSEDCL और वो कई सारे ऐसे NOCs के ऊपर अपनी रोक लगा के बैठी हुई है।
फाइल क्लियर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है ना कह दिया है, पर वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही तो काम भी नहीं होता है। सेम केस आपको केरला की केएसईबी के साथ भी देखने को मिलता है। उन्होंने सदर्न रेलवे को 50 मेगावाट ओपन एक्सेस देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि रेलवे का 2 फेज ट्रैक्शन पावर केरला के 3 फेज ग्रिड में हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस लेके आता है। ऐसी ही कुछ कहानी आपको तमिलनाडु में और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। इनमें से कुछ स्टेट्स तो रेलवे को सीईआरसी के पास लेके गए हैं और आज भी उस 2015 वाले ऑर्डर के ऊपर कंपीट कर रहे हैं कि इनका लाइसेंस ही रद्द कर दो, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये एक बल्क कंज्यूमर की तरह ही आना चाहिए। ये सारी रेगुलेटरी वॉर्स अलग अलग स्टेट्स में कई साल तक चलती रही हैं, आगे भी शायद चलती रहेंगी। और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में 12 फरवरी 2024 को रेमसेल के ऊपर एक बड़ा सारा लीगल बॉम्ब गिरा। एपीटीईएल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी केसेस के सबसे बड़े एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में से एक है, उसने एक मैसिव 387 पेज का जजमेंट सुनाया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की नींव ही हिला दी। एपीटीईएल ने वेस्ट बंगाल की यूटिलिटी के अपील्स को मानते हुए स्ट्रिक्टली रूल किया कि इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हो ही नहीं सकती। उनका लीगल लॉजिक बड़ा ही सीधा और ब्रूटल था। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी बनने के लिए आपको आम जनता को बिजली बेचना जरूरी है, और क्योंकि रेलवे सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए बिजली को यूज करती है, वो आम जनता को बिजली नहीं बेचती है, तो वो आखिर ये लाइसेंस का हकदार कैसे हो सकती है। और इस रूलिंग का मतलब था गेम ओवर, क्योंकि लाइसेंस के हटते ही वो सारे जो अलग अलग सरचार्जेस थे, क्रॉस सब्सिडी की फीस थी, वो सब वापस लगना चालू हो गई थी। मार्केट से सस्ती बिजली लेने का सारा मैथमेटिकल आर्बिट्राज रातों रात जीरो हो जाता है और मिशन 41K की सारी सेविंग्स वापस से धुआं बन के उड़ने लग जाती है। रिजल्ट ये होता है कि ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हड़कंप मच जाता है और वो एक दिन भी वेस्ट किए बिना सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इमरजेंसी सिविल अपील्स फाइल कर देती है। और 2024 के एंड तक सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन की गहराई को समझते हुए नॉर्थ और साउथ बिहार के जो डिस्कॉम्स थे उनको एक्सप्लिसिटली वार्न भी किया और रेलवेज को एक क्रिटिकल इंटरिम रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब तक फाइनल हियरिंग चल रही है, डिस्कॉम्स को रेलवेज को ओपन एक्सेस स्ट्रिक्टली देना पड़ेगा और उस पर एक भी रुपए की क्रॉस सब्सिडी या फिर एडिशनल सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर किसी भी डिस्कॉम ने नखरे दिखाए तो उस पर सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज उल्टा लगाया जाएगा। लेकिन ये सांस लेने का वक्त बहुत ही थोड़ा सा है, क्योंकि इस केस की फाइनल हियरिंग, डिसाइसिव हियरिंग अभी चल रही है और इसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एपीटीईएल की 387 पेज वाली रूलिंग को अपहोल्ड कर दिया तो रेलवे का पूरा प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर और हजारों करोड़ का जो बिजनेस मॉडल पूरा खड़ा हुआ था, इतनी सारी जो सेविंग्स हो रही थी, वो सब का सब रातों रात कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन रेमसेल सिर्फ जजेस के भरोसे नहीं बैठी है, उन्होंने इस दौरान एक और पैरेलल रेवोल्यूशन को इनिशिएट कर दिया है। ये शिफ्ट सिर्फ बिजली को सस्ता करने का नहीं रहा है, ये अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बन चुका है। तो देखो, इंडिया के बहुत बड़े नेट जीरो एमिशन वाले टारगेट्स हैं जो कि उसे 2030 तक मीट करना है और इसके लिए इंडियन रेलवेज भी बहुत बड़ा कदम उठा रही है। अगर आप नंबर देखें तो प्री 2014 इलेक्ट्रिफिकेशन का पेस सिर्फ 1.42 रूट किलोमीटर्स पर डे था, आज वो बढ़ करके 15 किलोमीटर्स ऑफ रेल ट्रैक पर डे हो चुका है। नवंबर 2025 तक इंडियन रेलवेज ने लगभग 99.2% अपने पूरे के पूरे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया था और पोल्यूशन फैलाने वाले डीजल लोकोमोटिव्स को बेसिकली मेन लाइन ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया गया है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण उनका जो स्कोप 1 एमिशन है, यानी कि ट्रेन के इंजन के धुएं से निकलने वाला जो डायरेक्ट पोल्यूशन होता है, वो नेचुरली बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन क्लाइमेट साइंस की हकीकत है कि आपने एक्चुअल कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं किया है, आपने बस वो जो एग्जॉस्ट जो कि ट्रेन की पाइप से निकलता था उसको एक थर्मल पावर प्लांट की चिमनी से रिप्लेस कर दिया है। यानी कि स्कोप 2 एमिशन आज भी बाकी है। तो इन स्कोप 2 एमिशंस को कम करने के लिए, उसे जीरो की तरफ लाने के लिए रेमसेल ने बड़ा फैसला किया है कि 2030 तक वो 30 गीगावाट का एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो खड़ा करेगा। उनको इस दशक के एंड तक 72 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर चाहिए होगी। स्केल का मतलब है कि एनी टाइम 8200 से लेकर के 10,000 मेगावाट तक की कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप पावर सप्लाई जनरेट करना। इस मेगा टारगेट के लिए उन्होंने देश भर की खाली रेलवे जमीनों और रेलवे स्टेशन के जो रूफटॉप्स हैं उन पर अग्रेसिव वे में सोलर रूफटॉप्स लगाने शुरू कर दिए हैं। नवंबर 2025 तक ऑलमोस्ट 900 मेगावाट ऐसी कैपेसिटी ऑलरेडी सेटअप हो चुकी थी, जो कि 2014 में 4 मेगावाट भी नहीं थी। और बस यही नहीं, जैसलमेर में खुद का 26 मेगावाट का एक विंड मिल का प्लांट भी लगाया गया है और इसी के साथ लगभग 3.5 गीगावाट के विंड पावर प्लांट से टाई अप भी किया गया है अलग अलग स्टेट्स के अक्रॉस। यहां तक कि जीरो कार्बन बेसलोड इंश्योर करने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। और एक और सरकारी पीएसयू है जिसका नाम है टीएचडीसी, उसके साथ 400 मेगावाट की हाइड्रो पावर के लिए भी अग्रीमेंट साइन किया गया है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बीमारी है इंटरमिटेंसी। धूप दिन में होती है, रात में जीरो हो जाती है। हवा का कोई भरोसा नहीं है कि कब तूफान आएगा और कब नहीं चलेगी। पर ट्रेन को चलने के लिए तो 24 घंटे बिजली चाहिए, वो भी 365 दिन। 1 सेकंड का वोल्टेज ड्रॉप भी एक हेवीली लोडेड फ्रेट ट्रेन को बीच ट्रैक पर रोक सकता है
और ग्रिड को कोलैप्स करने का भी चांस बन सकता है। इस मैसिव इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को इकोनॉमिकली सॉल्व करने के लिए रेमसेल पूरे देश में राउंड द क्लॉक यानी कि आरटीसी टेंडर्स अब लेके आ रही है। इन आरटीसी टेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा ब्रूटल और अनफॉरगिविंग होते हैं कि डेवलपर्स को सोलर और विंड के साथ साथ मैसिव ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स या फिर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम्स भी लगाना कंपलसरी हो जाता है। उन्हें पावर परचेज अग्रीमेंट साइन होने के पहले 3 से 4 साल के अंदर ही 75% एनुअल अवेलेबिलिटी गारंटी करनी होती है और ये टारगेट आगे चलकर बचे हुए 25 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 85% पर लीगली लॉक हो जाती है। और अगर कोई डेवलपर अपने कमिटमेंट को मीट नहीं कर पाता है तो रेमसेल उनके ऊपर मिसिंग एनर्जी के बड़े बड़े टैरिफ लगा सकता है। ये टैरिफ 200% पेनल्टी तक हो सकता है। इन आरटीसी टेंडर्स की कॉमर्शियल सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ नवंबर 2025 में दुनिया के सामने आया, जब रेमसेल ने हिस्टोरिक 1 गीगावाट का एक बड़ा टेंडर ऑक्शन किया। इस बड़े ऑक्शन ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक टेंडर के लिए आपस में लड़ते हुए देखा। इसका रिजल्ट ये होता है कि रीन्यू एनर्जी ने 200 मेगावाट, भाल्की सोलर ने 200 मेगावाट, जिंदल रिन्यूएबल्स ने 150 मेगावाट और ऐसे ही और भी कई कंपनीज ने बहुत सारी कैपेसिटीज जीती। फाइनली कॉस्ट ऑफ पावर क्या निकल के आता है? सिर्फ और सिर्फ 4.35 रुपीज पर यूनिट। और इस मोमेंटम को लगातार बनाए रखने के लिए रेमसेल बैक टू बैक ऐसे नए टेंडर्स लेके आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, टारगेट इज कि हमें 30 गीगावाट की कैपेसिटीज लाइनअप हमें करनी है बाय 2030। उसकी तरफ जम के काम हो रहा है एंड द आउटकम इज कि ये सब कुछ एक ऐसा ग्लोबल केस स्टडी बन चुका है जो कि कभी भी रेलवेज की इंडस्ट्री में देखा नहीं गया हमारे यहाँ पे। अब जरा खुद सोच के देखो, इंडियन रेलवेज जिसे स्टेट यूटिलिटीज अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए सालों साल लूटते रही, उसने पलटकर पूरे इंडिया की रिन्यूएबल स्टोरेज मार्केट को ही आज के दिन बदलने का फैसला कर लिया है। अब हम सबकी निगाहें सिर्फ उस सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट के ऊपर टिकी हुई है जो इस बात का फैसला करेगी कि रेमसेल अपना 2030 का टारगेट आसानी से हिट कर पाएगा या फिर उसको फिर और कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर उन ओवरहेड वायर्स को देखें या फिर इलेक्ट्रिक पिलियंस को देखें तो समझ जाइएगा कि उन पतली तारों के अंदर देश का सबसे बड़ा लीगल, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल युद्ध चल रहा है आज के दिन। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।